Hello guys, welcome to the official YouTube channel of Desire to Learn and this is one of the most awaited videos जिसमें हम CAPF essay writing मतलब पेपर 2 की बेसिकली डिस्कशन करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम essay writing का डिस्कशन करेंगे। तो हम एक बार मैं क्विकली आपको बता देती हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। हम हर CAPF की वीडियो में, जैसे आज हमने ऐसे किया, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम रिपोर्ट करेंगे, फिर उसमें हम अगले में हम प्रोसीज राइटिंग करेंगे एंड ऐसे ऐसे करके हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बेसिकली ऐसे राइटिंग के बारे में टिप्स जो है वो बताने वाली, ठीक है। तो ऐसे राइटिंग में जो मेनली लोगों को प्रॉब्लम आती है कि कैसे लिखना है, हाउ टू राइट एन ऐसे, वो कैसे इफेक्टिव है, क्या होने वाला है, कैसे, हाउ शुड वी गो अबाउट विद इट, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। बट व्हाट आई डिमांड फ्रॉम यू इज कि आप जो है, जो मैं चीजें बता रही हूँ उनको पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करो, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी बंदा आपको ये बोल रहा है ना कि आप ऑनलाइन 3-4 ऐसे रट के CAPF पेपर 2 पास करोगे, दैट पर्सन इज लाइंग टू योर फेस, ठीक है। वो आपसे झूठ बोल रहा है। इट इज़ अ वेरी ट्रिकी पेपर। आजकल जो कमिंग टाइम्स है उसमें पेपर का लेवल भी काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो आपको इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पूरा बताऊंगी कि कैसे फ्रेम करना है, थॉट्स कैसे आर्टिकुलेट करने हैं, इन्फॉर्मेशन कैसे यूज़ करनी है आपको अपनी। बट इन्फॉर्मेशन गैदर करने का सोर्स भी मैं बताऊंगी आपको। बट एट द एंड वो सब कुछ प्रिपेयर आपको खुद करना है, खुद एफर्ट्स जब तक आप नहीं डालोगे कोई सिलेक्शन नहीं करवा पाएगा आपका। योर सिलेक्शन इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, nobody else कैन डू दैट फॉर यू अनलेस यू डोंट वांट टू डू इट फॉर योरसेल्फ, ठीक है। कोई भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है, कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता अगर आप खुद नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो विद दिस नोट विल बिगिन। तो क्या चीजें आती हैं हमारे दिमाग में जब हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग ऐसे लिखते हो, घर पे भी प्रैक्टिस करते हो। अब बहुत ऐसे मतलब कोई प्लेटफॉर्म है नहीं जो CAPF पेपर 2 की पर्टिकुलरली गाइडेंस दे रहा हो, ठीक है। तो जब आपके साथ भी होता होगा, आप जब ऐसे लिखते हो तो आपके दिमाग में आता होगा कि यार क्या लिखना चाहिए, एक ऐसे में क्या लिखना चाहिए, वॉट शुड बी द कॉन्टेंट ऑफ दिस ऐसे, ठीक है। कि मैं क्या लिखूं, कौन से थॉट्स लिखूं, कौन से फैक्ट्स प्रोड्यूस करूं, ठीक है। वो सारा कुछ आता होगा आपके दिमाग में। कोई भी रैंडम टॉपिक दे दिया XYZ, ठीक है, तो लगता होगा कि यार ये तो टॉपिक सुना ही नहीं है, कभी पहले सुना ही नहीं है, तो कैसे लिखूं इस पे, ठीक है। तो वो सारी चीजें आती होंगी आपके दिमाग में, तो उसको कैसे टैकल करना है वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपने लिख लिया ऐसे, ऐसे आपने लिख लिया और आप बहुत एप्रीहेंसिव रहते हैं कि यार मैंने ऐसे तो लिख दिया, बट इसको कैसे, इसमें और क्या किया जाए कि इसमें मार्क्स अच्छे मिल सके, ठीक है। ऐसे तो लिख देते हो आप, नाम नाम के लिए लिख देते हो आप एग्जाम में, बट उसको कैसे लिखा जाए कि आपको मैक्सिमम मार्क्स भी मिले उसमें, ठीक है। और दूसरा है कि आपने जो ऐसे लिखा है आपको कैसे मालूम पड़ेगा, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे, तो हाउ विल यू नो कि यार ये जो मैंने लिखा है ऐसे, ये करेक्ट है नहीं है, कैसे पता चलेगा आपको। वो भी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एट द एंड हाउ टू आर्टिकुलेट है। ऐसे अब मैं अगर कोई चीज बोल रही हूँ या मैं कोई चीज सोचूं, जैसे कि स्लाइड जो है ये मेरे दिमाग में एक थॉट था, अब ये थॉट मेरे दिमाग में था, ये मैं आप तक कैसे पहुंचाऊंगी, इन अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट। मैंने ये PPT बना के अपने आप को आर्टिकुलेट किया, अपने थॉट्स प्रेजेंट किया आपके सामने, और अब मैं आपसे वो थॉट्स डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। उसी तरीके से जो आपके दिमाग में थॉट्स है किसी टॉपिक को लेके, आपको वो एग्जामिनर तक पहुंचाने हैं। अब वो आप कैसे करोगे और कैसा, कौन सा बेस्ट पॉसिबल वे है उसको करने का, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि एक ऐसे लिखते वक्त आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप, मैं आपको आज बोलूं कि यार जस्ट मेक अ टी, चाय बनाओ, तो इंस्टेंटली दिमाग में आ जाता है ना, आपके स्टेप्स आ जाते हैं कि अच्छा पहले दूध को मेजर करना है, पानी को मेजर करना है, फिर गैस ऑन करनी है, फिर उसको बॉईल करना है, उसमें फिर टी लीव्स डालनी है, फिर चीनी डालनी है, फिर उसको स्ट्रेन करना है, ठीक है। तो ये पूरे इमिडिएटली स्टेप्स आ जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हो। ऐसा तो कभी नहीं होता कि आपने पहले जो पैन, जो भी आपका पॉट है, उसके अंदर आपने पहले टी लीव्स डाल दी, फिर आपने सोचा कि अच्छा अब चीनी डाल देती हूँ, फिर आपने सोचा कि अब पानी डाल देते हैं, फिर एंड में आपने सोचा चलो दूध डाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, नहीं होता ना। उसी तरीके से जब आप ऐसे लिखते हो ना, ऐसे इज ऑल्सो लाइक अ डिश ओनली, ठीक है। जब आप कोई चीज लिखते हो ना इंग्लिश में, या कोई चीज फॉर्म करते हो, इट इज ऑल्सो लाइक अ डिश ओनली, इट हैज टू बी विद अ प्रॉपर प्रोसीजर। उसका एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या है, जो आपको टॉपिक दिया है ना, सबसे पहले उसको केयरफुली रीड करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक दिया, ग्लोबल वार्मिंग इज अ थ्रेट, ठीक है।
ग्लोबल वार्मिंग इज अ थ्रेट। अब मैंने आपको ये टॉपिक दिया है, तो सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ो। इस टॉपिक को क्यों पढ़ो ध्यान से, क्योंकि ना जब आपके ये यूपीएससी मेंस या फिर ये जो सीएपीएफ का एग्जाम है, इसका बेनिफिट बताऊं क्या है। आपको एग्जामिनर ने लिटरली एक फ्री हैंड दिया हुआ है, ठीक है, इसने आपको एक फ्री हैंड दिया हुआ है कि आपके मन में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जो थॉट, जो ओपिनियंस, आप सब कुछ लिखो। उसने आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया किसी भी चीज में कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ना ये XYZ चीज ही लिखनी है आपको। यू कैन राइट वट एवर कम्स टू योर माइंड, वट एवर योर परसेप्शन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज। आप जैसा परसीव करते हो ग्लोबल वार्मिंग को, आप इसको ह्यूमन काइंड को थ्रेट कंसिडर करते हो, गो अहेड विद दैट लीड, ठीक है। अगर आप समझते हो कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ह्यूमैनिटी का एंड होने वाला है, ठीक है, गो अहेड विद दैट। आपको लगता है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग रोकी जा सकती है, इट कैन बी स्टॉप्ड, ठीक है, गो अहेड विद दैट। तो ये सारी चीजें जो है, यू कैन गो अलोंग विद दीज थिंग्स। बट क्या होता है कि जब आप कोई चीज बोलते हो ना, अगर मैं सपोज करो आपसे बात करूँ और मैं बोलूँ यार वो अच्छा इंसान नहीं है, तो आपके दिमाग में क्या आता है सबसे पहले, क्यों, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या। आप क्या मांगते हो, एविडेंस मांगते हो। वैसे ही वॉट एवर, आपको पूरी फ्रीडम है टू राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, बट देन उस चीज को ऑथराइज करने के लिए आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, ठीक है। आप ऐसे ही नहीं बोल सकते कि ग्लोबल वार्मिंग इज इरिवर्सिबल, ठीक है। एक्सटर्नल भी तो पूछेगा ना, क्यों भाई तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है, कोई रिसर्च है, कुछ आपने पढ़ा हो, तो आप उसको मेंशन करके अपने आप को वहां पे ऑथराइज कर सकते हो विद दिस फैक्ट एंड फिगर। एंड नाउ ये चीज तो आप अपने दिमाग में बिठा लो कि इस पॉइंट पे आके ना, इस एज में आके जब आप इन लेवल के एग्जाम्स देते हो, अगर आपको लगता है ना कि आप रैंडमली इंटरनेट खोल लोगे और 3-4 ऐसे लर्न कर लोगे और आपका सीएपीएफ का पेपर 2 निकल जाएगा, तो लेट मी जस्ट मेक इट वेरी क्लियर, लेट मी बर्स्ट दिस बबल फॉर यू कि ऐसा नहीं होगा। एंड अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है तो वो आपको झूठ बोल रहा है, आपको पागल बना रहा है, ठीक है। अगर इस एज में आके आपने रिसर्चेस, ठीक है, आप ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, आप न्यूज़पेपर, ठीक है, उसके अलावा आप साइंटिफिक मैगजीन्स, ठीक है, साइंटिफिक मैगजीन्स, आप इनको कोट करते हो ना, जब आप इन सारी चीजों को कोट करते हो, जब आप इन सारी चीजों से इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, आपको खुद समझ में आएगा कि आपके पास कितनी ज्यादा जानकारी होगी, और वो 300 वर्ड्स ना आपको कम लगेंगे अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप सीएपीएफ का पेपर 2 देने जा रहे हो, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप एटलीस्ट न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। न्यूज़पेपर के साथ साथ आप रैंडमली कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है, या बड़े बड़े जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो क्या बोल रहे हैं अबाउट सर्टन टॉपिक्स, उनको पढ़ना शुरू करो। क्या लोग ट्वीट कर रहे हैं, एंड ट्वीट इन द सेंस ये नहीं कि कल को कोई भी कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स चल रहे हैं, ठीक है, या कोई भी ऐसे गॉसिप वाले ट्वीट्स चल रहे हैं, वो पढ़ने के लिए नहीं कह रही हूँ। ट्वीट्स ऑफ पीपल हु आर ब्रेनी, जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है, जो क्रेडिबल लोग हैं, उन सब के आप पढ़िए। अच्छा, आप न्यूज अगर देखते हैं तो न्यूज में आप स्टॉप वॉचिंग दिस प्राइम टाइम एंड ऑल ऑफ दीज न्यूज चैनल्स, ठीक है। एक अच्छा रिलायबल न्यूज चैनल जो कि एक अच्छा पर्सपेक्टिव रख रहा है, जो अच्छा डेटा पुट फॉरवर्ड कर रहा है आपके सामने, ठीक है। आप जैसे ये 2+2 मिनिस्टीरियल मीटिंग्स होती है, ठीक है, या फिर जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ग्लोबल समिट्स होती हैं, जैसे ग्लोबल समिट्स जो होती हैं, उनमें क्या उनका क्रक्स क्या निकला, उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट डिबेट्स होती हैं, या फिर डिफरेंट स्पीच देते हैं जो हमारे वर्ल्ड लीडर्स जो स्पीच देते हैं, उनको लिखिए, उनको सुनिए, उसको लिखिए, क्योंकि उससे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, यू विल गेट अ क्रेडिबल सोर्स टू ऑथराइज वट एवर यू आर सेइंग, आपके पास डेटा आएगा उससे, ठीक है। आप अपने आप को ऑथराइज कर पाएंगे, अपने आप को सब एविडेंस से सपोर्ट कर पाएंगे अपनी चीजों को, ठीक है। आपने टॉपिक पढ़ लिया, 10 सेकंड लगाइए उस टॉपिक को, एकदम से आपने टॉपिक पढ़ के पेन मत उठा लो लिखने के लिए। 10 सेकंड सोचो कि यार ये टॉपिक है क्या, ग्लोबल वार्मिंग इज अ थ्रेट। जब मैं यहाँ थ्रेट की बात कर रही हूँ तो किस तरीके का थ्रेट, व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट एम आई टॉकिंग अबाउट, ठीक है। उस थ्रेट को समझिए। जब जब मैंने टॉपिक बोला है कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ थ्रेट, तो आप समझिए कि मैं किस सेंस में थ्रेट बोल रही हूँ यहाँ पे। अब देखो, आप खुद बताओ, ग्लोबल वार्मिंग है तो किस तरह का थ्रेट हो सकता है हमको।
सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो एग्जिस्टेंस का ही थ्रेट हो सकता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है ना, क्योंकि देखो टेम्परे अभी भी जैसे अक्टूबर का मंथ शुरू होने वाला है और फिर भी कितनी गर्मी है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस इज ग्लोबल वार्मिंग ओनली, ठीक है। तो ये इस तरीके का थ्रेट हो रहा है। फूड क्राइसिस हो रही है, ठीक है। फूड क्राइसिस इतनी हो रही है क्योंकि क्रॉप फेलियर्स हो रहे हैं, बहुत सारी फूड क्राइसिस आपकी जो है वो क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके क्या ग्लेशियर मेल्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, ग्लेशियर मेल्ट्स हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप सोचो कि यार किस तरह के थ्रेट को मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, किस तरह के थ्रेट की मैं बात जो है वो पुट फॉरवर्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है मुझे ग्लोबल वार्मिंग को इस डायरेक्शन में लेकर जाना है, मैं बात करना चाहता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे जो है इन्वायरमेंट के लिए और इस प्लैनेट के लिए एक थ्रेट पोज कर रही है, ठीक है। आपने ये डिसाइड कर लिया। फिर 20 सेकंड लो स्ट्रक्चर करने के लिए, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे करते हैं हम, कोई भी चीज जब शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको स्कूल में याद होगा, जब हम स्कूल में अपनी नोटबुक्स बनाते थे, फेयर नोटबुक्स बनाते थे, तो सबसे पहले क्या करते थे, जैसे ये स्कूल की नोटबुक है, सबसे पहले क्या करते थे, यहाँ टॉप लेफ्ट पे डेट लिखते थे, राइट। फिर हेडिंग लिखते थे, हेडिंग के बाद हम क्या लिखते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन एंड आंसर है तो ऐसे हेडिंग डालते थे, क्वेश्चन एंड आंसर, फिर क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर नंबर 1 और क्वेश्चन। कभी ऐसा हुआ है क्या कि हमने डेट यहाँ लिख दी हो, हेडिंग इधर लिख दी हो, क्वेश्चन इधर लिख दिया हो, आंसर इधर लिख दिया हो? ऐसा नहीं होता। उसी हिसाब से ऐसे भी ना स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे होना चाहिए, जब भी आप कोई ऐसे शुरू करते हो तो उसके पार्ट्स होते हैं, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक इंट्रोडक्शन होता है, एक मेन बॉडी होती है और एक कंक्लूजन होता है, ठीक है। ये 3 चीजों से आपका ऐसे बनता है। तो आपको स्ट्रक्चर करना है कि यार मैं इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिख सकता हूँ, मेन बॉडी में क्या क्या डेटा लिखना है, और कंक्लूड कैसे करना है मुझे, ठीक है। ये 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब उस टॉपिक को जब आपने स्ट्रक्चर कर लिया, आप सोचो कि मेरे पास इस टॉपिक के बारे में क्या क्या स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है और क्या क्या डायनामिक इन्फॉर्मेशन है। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन क्या होगी, जो कि स्टैटिक है, जो न्यूज में नहीं आ रही है बट है, एग्जिस्ट करती है। जैसे अगर मैं इसमें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन बोलूँ तो मुझे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या स्टैटिक नॉलेज है, मुझे डेफिनेशन पता है ग्लोबल वार्मिंग की, ठीक है। मुझे कॉजेस पता है ग्लोबल वार्मिंग के, मुझे इल इफेक्ट्स पता है ग्लोबल वार्मिंग के, ठीक है। उसके अलावा मुझे ये पता है कि कौन कौन सी स्पीशीज या किन किन स्पीशीज को इफेक्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, ये सब मुझे स्टैटिक पता है, ठीक है। उसके बाद मुझे ये पता है कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इंटरनेशनली और नेशनली फॉलो हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को करने के लिए। अब डायनेमिक इन्फॉर्मेशन वो होती है जो न्यूज में चल रही है। डायनेमिक इन्फॉर्मेशन में मैं क्या लिख सकती हूँ कि जैसे अभी इंडिया में जो है 0 कार्बन एमिशन वाला एयरपोर्ट खुलने वाला है, ठीक है। जैसे कि मैं इसमें ये लिख सकती हूँ कि हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी के लिए जो हम लोग कर रहे हैं कि वी आर स्विचिंग टू ग्रीन एनर्जी, तो इसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है, इंडिया रैंक्स 5th इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है, और 4th इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो हम क्या करें, कन्वेंशनल सोर्सेज जो है, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को हम जो है वो डिच कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी में 9th रैंक करती है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे अब इतना जबरदस्त काम हो रहा है, मतलब पहले पहले 1990s में थे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, बट अब जो इतना ज्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है, अब नाउ वापस से रिसर्जेंस हो गई है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी स्टैटिक और इन्फॉर्मेशन है। तो स्टैटिक और डायनेमिक इन्फॉर्मेशन है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप यूज कर सकते हो इन योर इंट्रोडक्शन एंड इन योर मेन बॉडी, ठीक है। और जो भी ये डेटा है, आप देखो कि कौन सा डेटा कौन सी पार्ट में जो है वो सूट करेगा, ठीक है। अगर मैं मान लो ये बोलती हूँ कि जो हम लोगों ने कोप 26 समिट जो है उसमें हमने कुछ गोल्स सेट किए और हमने एक स्लोगन दिया, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, ठीक है। अगर मुझे पता है कि यार ये इम्पैक्टफुल लाइन है, मैं इसको मेन बॉडी में डाल दूंगी, मतलब इसलिए नहीं कि ये इम्पैक्टफुल है इसलिए मेन बॉडी में डाल दूंगी, बट कोप 26 समिट की मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर करने के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग इज अ थ्रेट, ये टॉपिक कितना बड़ा है, मैं इसमें थ्रेट तो लिख सकती हूँ, मुझे किसी ने सोल्यूशन देने से रोका तो नहीं है। अगर मैं एक फ्रीडम ले रही हूँ ग्लोबल वार्मिंग के थ्रेट डिस्कस करने के लिए, आई हैव ऑल द फ्रीडम टू डिस्कस अबाउट द
करेक्टिंग मेजर्स जो हम लोग ले रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैं मेन इसमें लिख दूंगी COP26, ठीक है, क्योंकि उस इसको स्टार्टिंग में मेंशन करने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, ठीक है। और जब आपने एक बार स्ट्रक्चर कर लिया कि यार मुझे ऐसे ऐसे ये करके लिखना है, फिर इसको स्टिक टू इट। क्योंकि फिर जितना सोचते जाओगे लिखते वक्त टाइम भी उतना ज्यादा जाएगा, और उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, हैफ होता जाएगा। आपको नहीं समझेगा कि अब ये चीज कर दी, अब फिर दोबारा उसको काटना पीटना वो अच्छा नहीं लगता। जब आप ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में परफॉर्म करते हो तो वो अच्छा नहीं लगता कि आप कुछ कटिंग करो या ओवर राइटिंग करो, ठीक है। अपनी स्पीड लिखते वक्त फास्ट रखो बट एक्यूरेट। जो मैं आपको बोल रही थी ना, लिखो तेज मगर लिखो सही, ठीक है, क्योंकि वो जो कटिंग वगैरह आप करते हो वो इट डजंट लुक नाइस इन सच एग्जामिनेशंस, ठीक है। अब जैसे मैं बात करती हूँ इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन को कैसे शुरू करना है, ऑलवेज स्टार्ट विद अ कोटेशन, ठीक है। ऑलवेज स्टार्ट विद अ कोटेशन। अगर कोटेशन नहीं भी आती है ना, कोई उस टॉपिक से रिलेटेड कोई कोटेशन नहीं आती है, तो खुद बनाने की कोशिश करो, ठीक है। ट्राई टू मेक अ कोटेशन ऑफ योर ओन, ठीक है। कोटेशन बहुत मस्ट है। अब हम इस वीडियो में क्या क्या करेंगे ना, हम जैसे सपोज करो कोई XYZ टॉपिक ले रहे हैं, उस XYZ टॉपिक के लिए एक कोटेशन तो मैं आपको बताऊंगी, बट मैं आपको आसपास के 10-15 कोटेशंस और बता दूंगी जो कि ऐसे टॉपिक्स और इससे मिलते जुलते टॉपिक्स में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने अपना ब्रीफ डिस्कशन, जो भी आपका टॉपिक को लेके एक ब्रीफ वो परसेप्शन है ना, वो बताना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्लोबल वार्मिंग वाला जो मैंने आपको टॉपिक बताया, तो आपका डिस्क्रिप्शन अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एक डेफिनेशन सी हो जाए, ठीक है। या अगर टॉपिक है वॉर के बारे में, ठीक है, वॉर के बारे में हो जाए, बात हो रही है, तो कोटेशन लिख दो आप। फिर उसके बाद परसेप्शन, वॉर क्यों आज के वर्ल्ड में खतरनाक है, ठीक है, और वॉर क्या होती है, ठीक है, वो आप अपने वर्ड्स में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हो। और फिर जो भी आपने डेफिनेशन दिया उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ फैक्ट्स या फिर रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो, ठीक है। ये आपकी इंट्रोडक्शन में होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूं मेन बॉडी की। तो जो आपने ऊपर इंफॉर्मेशन इतनी सारी दी है इंट्रोडक्शन में, उसको लिंक करो, ठीक है। अगर अब आपने इंट्रोडक्शन में बोल दिया, मान लो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, उसमें आपने लिख दिया कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है, आपने लिख दिया कटिंग ऑफ ट्रीज लिख दिया आपने। उसके बाद आपने लिख दिया कार्बन एमिशन, ठीक है, कार्बन एमिशन लिख दिया आपने। फिर उसके बाद आप लिख रहे हो कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन लिख दिया आपने। तो जब आपने ये चीजें फैक्टर्स लिख दिए ना, तो मेन बॉडी का काम ही आसान हो गया आपका। जब आपको फैक्टर्स मिल गए, तो आपको मेन बॉडी में क्या करना है, अभी फैक्टर्स ही तो एक्सप्लेन करने हैं, है ना। मेन बॉडी में अब आपको फैक्टर्स एक्सप्लेन करने हैं, कि जैसे आप लिखोगे कार्बन एमिशन के बारे में, कि कार्बन एमिशन इतना है। जैसे अब USA में 25% जो है 25% वर्ल्ड रिसोर्सेज यूज होते हैं, ठीक है। या फिर ग्लोबल इंडाइसिस जो होते हैं, जैसे आते रहते हैं ना, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, ठीक है, सिटी विद द मैक्सिमम कार्बन एमिशंस, वो सारी इंडाइसिस जो है वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समवेयर और दी अदर आपको हेल्पफुल होंगे, ठीक है। उसके बाद अगेन जो आपने ओपिनियन बताया है, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, उसको एक स्टैटिक या फिर एक डायनेमिक डेटा के साथ आप लिंक करो। जैसे अगर आपने बताया ना कि कार्बन एमिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज फॉर ग्लोबल वार्मिंग, और ये होता है कार्बन एमिशन से, फिर उसका एक डेटा दे दो कि हम करंटली कितना कार्बन एमिशन, मान लो इंडिया में कितना कार्बन एमिशन हो रहा है, हमारे गोल्स क्या है रिगार्डिंग कार्बन एमिशन, वो सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे COP26 में अभी हमने कहा था कि हम लोग बाई 2070 जो है जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनने वाले हैं, ठीक है। और सर्टेन ईयर्स तक हम इतना इतना अमाउंट जो है वो रिड्यूस करने वाले हैं, वो सारी चीजें मेंशन करो आप, ठीक है। और जो भी आपने इंफॉर्मेशन आपके पास इकट्ठी हुई है उसके बारे में आप एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन फॉर्म करो। डोंट बी स्कैर्ड टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और टू पुट फॉरवर्ड अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, ठीक है। आपको अगर इस पूरी इंफॉर्मेशन से लगता है दैट ह्यूमन बींग्स आर द सोल रीजन फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस अर्थ, मेक अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। आप बैक करो अपने ओपिनियंस को एक डेटा और एक प्रिसिशन के साथ, ठीक है। तो इट विल डेफिनेटली कम आउट टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ पावरफुल ऐसे, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट दे एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू व्हेन आप एक गवर्नमेंट पोस्ट के लिए विच इज एज एज नाइस
ऑफ अ पोस्ट एज असिस्टेंट कमांडेंट, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके दिमाग में एक क्लैरिटी हो विद थॉट्स, ठीक है, आपके ओपिनियन स्ट्रांग हो, ठीक है, आपको पता है कि देश में क्या चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ठीक है। और इसमें आप ये भी नहीं, मतलब जैसे प्रॉब्लम एरियाज भी पुट फॉरवर्ड कर सकते हो, जैसे अगर आपका टॉपिक कुछ इन एजुकेशन के ऊपर आता है तो आप इसमें बता सकते हो प्रॉब्लम एरियाज क्या है, कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग है और रिसोर्सेज डिक्रीजिंग है, लिख सकते हो आप, एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन फॉर्म कर सकते हो। और इन एजुकेशन के रिस्पेक्ट में आप कंक्लूजन में फिर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी ये दे सकते हो कि अगर हमको जो है अनएम्प्लॉयमेंट को कर्ब करना है तो हमको कहीं ना कहीं अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आप ये दिखा सकते हो इट इज हाई टाइम दैट मोस्ट ऑफ द नेशंस दे स्टिक टू वन चाइल्ड पॉलिसी एंड स्पेशली अ कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है, वन चाइल्ड पॉलिसी को हाईलाइट कर सकते हो। देन यू कैन गो अबाउट विद द फैक्ट कि हाउ हैज वन चाइल्ड पॉलिसी हेल्प चाइना, ठीक है, ये फैक्ट एंड फिगर भी आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने क्या दे दिया, जो आपने प्रॉब्लम एरियाज हाईलाइट की थी उनका एक सोल्यूशन दे दिया, प्रॉब्लम को आपने फिक्स कर दिया। तो उससे क्या एटीट्यूड आता है, उससे ये सामने आता है कि यार ये जो इंसान है ना ये सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं ढूंढ रहा बट ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी दे रहा है, ठीक है। तो ही इज नॉट वन ऑफ दोज पीपल जो बस फॉल्ट फाइंड कर रहा है हर चीजों में, अगर इसको कोई फॉल्ट दिख रही है तो ये उस फॉल्ट को रेक्टिफाई करने के भी सोल्यूशन जो है वो साथ साथ में सोच रहा है, ठीक है। और जो भी आप सोल्यूशंस दे रहे हो उनको डेटा के साथ आप सपोर्ट करो, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि वन ऑफ द सोल्यूशंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इज वन चाइल्ड पॉलिसी, तो डेटा दे दो, चाइना में हेल्प किया वन चाइल्ड पॉलिसी ने, ठीक है, वन चाइल्ड पॉलिसी ने चाइना में हेल्प किया, दे दो डेटा। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे पता चलेगा कि यार ये बंदा हवा में बात नहीं कर रहा है, दिस पर्सन नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। और कंक्लूजन में क्या, आपने जो पूरे पैराग्राफ में लिखा है उसका एक क्रक्स आपको कुछ 2-3 लाइंस में लिखना है, ठीक है। अब मैं आपके साथ शेयर कर, तो आपका जो कंक्लूजन है ना वो क्या होना चाहिए, इन टोटलिटी फुलफिलिंग होना चाहिए, ठीक है, फुलफिलिंग होना चाहिए। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, कंक्लूजन क्रिस्प होना चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अब आप ना इस ऐसे को एक मील की तरह लो, ठीक है, जो आपके स्टार्टर्स होते हैं ना वो आपकी इंट्रोडक्शन है, ठीक है, जो आपका मेन कोर्स है वो आपका क्या है, मेन बॉडी, और जो आपके डिजर्ट्स है ना वो आपका कंक्लूजन है। तो हाउ डू यू लाइक योर स्टार्टर्स, स्टार्टर्स में क्या चाहते हो आप, कि कुछ टेस्टी हो, ठीक है, समथिंग जो कि टेस्टी हो बट पेट ना भरे जिससे, तो वही आपकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए ऐसे के बारे में बट उतनी भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड ना हो जाए इंट्रोडक्शन में कि शुरुआत में ही इंसान बोर हो जाए। मेन कोर्स आप कैसा चाहते हो, समथिंग विच इज टेस्टी एंड समथिंग जिससे आपका पेट भरे, वही आपकी मेन बॉडी होनी चाहिए, कि इंसान को पढ़ के फुल ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि मतलब टेढ़ी मेढ़ी बात ना हो, बस टू द पॉइंट, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ एक पूरा मेन बॉडी हो। और डिजर्ट्स आप क्या करते हो, कि बस मतलब एक टेस्ट, चेंज ऑफ टेस्ट के लिए, टू एंड द मील समथिंग कुछ मीठा हो जाए, है ना, कि पूरी मील एक समअप हो जाए। कभी आपने देखा है डिजर्ट्स में आप 2 किलो स्वीट खा गए हो, कोई एक एक पीस मिठाई का या फिर एक छोटी कटोरी हलवा, यही आपका डिजर्ट यही होता है। तो उसी हिसाब से कंक्लूजन बहुत बड़ा नहीं चाहिए, वी वांट कि क्रिस्प हो, कि मतलब बस सब कुछ ले लिया है, सब कुछ हमने खा लिया है, बस एक छोटी सी चीज हो जिससे बस कंक्लूड हो जाए ये पूरा मील, कि बिल्कुल मजा आ जाए इस मील का। तो वैसे ही आपको अपना कंक्लूजन रखना है डिजर्ट्स के हिसाब से। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ऑलवेज रिमेंबर दिस वाइल राइटिंग ऐसे, जब आप ऐसे लिख के खुद पढ़ते हो ना तो ये चीज हमेशा याद रखो, कि क्या आपकी इंट्रोडक्शन जो है वो आपको टेस्टी लग रही है, ठीक है, क्या मजेदार लग रही है, क्या आपको उससे काइंड ऑफ एक एपेटाइजिंग फ्लेवर आ रहा है कि यार आगे और पढ़ने का मन कर रहा है आपको, इंट्रोडक्शन पढ़ के क्या और पढ़ने का मन कर रहा है आपका। मेन कोर्स में या फिर मेन बॉडी जो है आपकी, उसमें आप पूरा एकदम आपको पढ़ के आपका दिमाग फुल हो जाना चाहिए उस टॉपिक के बारे में, एंड डिजर्ट के टाइम पे इट शुड बी वेरी क्रिस्प, टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, कंक्लूजन आपका वैसा होना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ ये पेपर शेयर कर रही हूँ, ये CAPF का पेपर 2 है 2022 का, ठीक है। तो आज जो ये वाला ऐसे है हमारा,
द कैंपेन टू सेव इंडेंजर्ड स्पीशीज, आज हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा ना, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एक ऐसे लिखते कैसे, ठीक है। अब आपको ये लिखना है 300 वर्ड्स में। मैंने ये ऐसे ऑलमोस्ट 1000 वर्ड्स में लिखा है। मैंने 1000 वर्ड्स में क्यों लिखा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इस ऐसे से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन करो, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ इस टॉपिक में हेल्पफुल नहीं होगी। कोई भी इन्वायरमेंट रिलेटेड टॉपिक अगर आता है ना, ठीक है, ये नोट कर लेना साथ में। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग हो गया, फिर उसके बाद हैबिटेट लॉस हो गया, ठीक है, हैबिटेट लॉस हो गया आपका, या फिर डिक्लाइनिंग एनिमल पॉपुलेशन, एनिमल एंड प्लांट पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज हो गया। इन सब में भी आप इसके कुछ ना कुछ टिडबिट्स जो हैं वो डाल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये ऐसे पूरे ध्यान से पढ़ो, जो मैं आपको सजेशंस दे रही हूँ, जो चीजें पॉइंट्स बता रही हूँ, साथ साथ में नोट करते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कहा था, हम क्या लिखेंगे, कोटेशन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन है हमारी, तो इसमें कोटेशन लिखेंगे। फिर मैं डेफिनेशन डिस्कस करूंगी, ठीक है। अगेन फिर क्या करूंगी, क्राइटेरिया डिस्कस करूंगी कि इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर फॉल करने के का क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। फिर मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगी, कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो कि इन स्पीशीज में फॉल करते हैं। उसके बाद मैं लिखूंगी इंट्रोडक्शन में जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं एक स्पीशीज को इंडेंजर्ड बनाने के लिए, जो फैक्टर्स हैं वो डिस्कस करूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि जो स्पीशीज का इंडेंजरमेंट है वो कैसे फूड चेन वगैरह को अफेक्ट कर रहा है, और ये मैं सारी चीजों को एक डेटा के साथ में आपको बताऊंगी, ठीक है। अब मेन बॉडी में मैं बताऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक ही कैंपेन्स के ऊपर है ना, तो मुझे टॉपिक से भी भटकना नहीं है, ठीक है। टॉपिक ही कैंपेन्स के ऊपर है, तो मैं क्या लिखूंगी, इंटरनेशनल जो कैंपेन्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं जो इनको बचाने के लिए हो रहे हैं वो, और जो नेशनल इनिशिएटिव्स हैं वो डिस्कस करूंगी। और उसके साथ में मैं क्या करूंगी कंक्लूजन में, कि पूरा इम्पैक्ट जो भी हमने एफर्ट्स क्रिएट किए हैं, जो भी अभी तक एफर्ट किए गए हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और फिर एक कंक्लूडिंग लाइन के साथ इसको एंड कर दूंगी, ठीक है। अब कोटेशन है, we all have a responsibility to protect endangered species both for their sake and for the sake of our own generation. This was given by Loretta Lynch, जो कि यूनाइटेड नेशंस के पहले अटॉर्नी जनरल थे, ठीक है। तो ये आप जो कोटेशन है वो लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, जो स्मार्ट इंसान होगा ना वो क्या करेगा, जो ये कोट अनकोट होता है ना, ये हम तब यूज करते हैं जब हम एग्जैक्ट लाइन लिख रहे हैं। अगर अब मान लो कोई इसमें क्लाइमेट चेंज आ गया, ठीक है, क्लाइमेट चेंज आ गया, अब आपने ये कोटेशन याद रखी है, ठीक है, बट अब ये कोटेशन तो इंडेंजर्ड स्पीशीज के ऊपर है, आपको क्लाइमेट चेंज के ऊपर इसको चेंज करना है, तो आप क्या लिख सकते हो, वी ऑल हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट, ठीक है, बोथ फॉर आवर सेक एंड द सेक ऑफ आर मतलब सेम ही रखो इसको, बोथ फॉर आवर सेक एंड फॉर द सेक ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है। और इसको कोट एंड कोट मत करो, आप सीधा ऐसे लिखो, इट इज राइटली सेड, ठीक है, it is rightly said that we all have a responsibility to protect our planet both for our sake and for the sake of our future generations. तो ये आपकी कोटेशन बन गई क्लाइमेट चेंज की। अब आपने क्योंकि कोट अनकोट नहीं किया है इसमें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसी की कही हुई बात को थोड़ा मोल्ड कर दिया। हाँ, अगर मैंने यहाँ पे कोट अनकोट किया तो मुझे एग्जैक्ट लाइन लिखनी पड़ेगी जो लोरेटा लिंच ने लिखी है, बट इफ तो मेरे को ये कोटेशन याद है, तो मैं चाहूंगी कि इस कोटेशन से मैं कम से कम 5 या 6 तरह के ऐसे इसको कवर कर सकूं। सिमिलरली अगर मेरे को ग्लोबल वार्मिंग भी आता है, ठीक है, मैं सेम यही लिखूंगी, इट इज राइटली सेड दैट वी हैव रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट बोथ फॉर द सेक ऑफ अस एंड फॉर द सेक ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। सिमिलरली अगर हैबिटेट लॉस आता है, ठीक है, तो भी मैं ये यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो इट इज अप टू आवर प्रेजेंस ऑफ माइंड कि हम एक कोटेशन को किस तरीके से कितनी बार कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने डेफिनेशन लिख दी। डेफिनेशन मैंने लिख दी, एन एंडेंजर्ड स्पीशीज इज एन, आप क्वालिटी ऑफ राइटिंग भी देखना, ठीक है, व्हाट क्वालिटी आर यू एक्सपेक्टेड टू गिव इन योर CAPF एग्जाम, ठीक है। ये कोई सड़क चलता एग्जाम नहीं है, लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर टू यू, दिस इज नॉट सम रोड साइड एग्जाम कि आप कुछ भी वहां लिख के आ जाओगे, है ना, अपने पेजेस फिल करने के लिए।
दिस इज नॉट योर बोर्ड एग्जाम। लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू कि बोर्ड एग्जाम में यार थोड़ा बहुत लिख दिया है, कुछ मार्क्स तो मिल जाएंगे। अगर आपने मीनिंगलेस, सेंसलेस, यूजलेस चीजें लिखी हैं, वो आपको 0 मार्क्स ही देगा। उसके ऊपर कोई ये जैसे सीबीएसई में एग्जामिनर्स के ऊपर एक वो होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि थोड़ा सा भी लिखा है तो 1 मार्क दे दो, 2 मार्क दे दो। यहाँ पे एग्जाम में दे हैव नो सच रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपने यूजलेस चीज लिखी है तो वो आगे पढ़ेंगे भी नहीं, पहली लाइन के बाद भी बात दे विल स्टॉप। राइटिंग गंदी लिखी है, नहीं पढ़ेंगे आगे। हौच पौच लिखा है, नहीं पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी ध्यान में रखना। ठीक है, अगर गंदा लिखा है, गंदी हैंडराइटिंग में लिखा है, कटिंग की है, गंदे पॉइंट्स लिखे हैं, उसको लगा अगर स्टार्टिंग के 4-5 पॉइंट्स यूजलेस है, वो आगे पढ़ेगा ही नहीं एग्जामिनर आपका। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान में रखना। क्वालिटी तो मेंटेन करके रखनी ही है आपको। ठीक है, कोई अगर आपको इतनी बड़ी पोस्ट दे रहा है असिस्टेंट कमांडेंट की, तो क्वालिटी तो मेंटेन करके रखनी ही पड़ेगी आपको। इट इज अ क्लास ए जॉब, इट इज नॉट अ जोक। ठीक है, कोई भी अगर आपको इंसान बोलता है ना कि आपको 3-4 ऐसे पढ़ा के आपका ये CAPF पेपर 2 निकल जाएगा, या कोई सा भी एग्जाम कि यार ये इतना 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 ही पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, हो जाएगा इसमें, दैट पर्सन इज लाइंग स्ट्रेट अप टू योर फेस। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इसमें शॉर्टकट नहीं चलते। अगर आप यहाँ पे अगर 100 पेजेस की बुक है ना, 100 पेजेस की बुक को 3 बार रिवाइज करके जाओगे तो जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 60 मार्क्स आएंगे। एंड आप यहाँ पे 60 नंबर का ही पढ़ के जाओगे तो कितने 30 नंबर भी नहीं आएंगे आपके। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। फॉर दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितना रिविजन, जितनी प्रेपरेशन, जितना पढ़ो वो कम है। ये तो भूल ही जाओ, छोड़ के चले जाएंगे टॉपिक तो निकाल ही दो। अगर डिफेंस के एग्जाम्स क्लियर करने हैं या यूपीएससी के एग्जाम्स क्लियर करने हैं तो ये टॉपिक छोड़ के चले जाएंगे, ये तो अपने दिमाग से ही निकाल दो आप। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन लिख दी कि एंडेंजर्ड स्पीशीज इज एन एनिमल और अ प्लांट। अब एंडेंजर्ड स्पीशीज है तो कोई फिक्स नहीं है ना कि एनिमल की ही बात हो रही है, स्पीशीज है, प्लांट की भी स्पीशीज होती है। तो endangered species is an animal or a plant that is considered at a risk of extinction. For this, the IUCN की full form क्या है? The International Union for Conservation and of Nature and Natural Resources. This is the apex body जो कि maintain करती है आपका रेड डेटा बुक मेंटेन करती है। ठीक है, रेड डेटा बुक क्या होती है? वो बुक जो कि बताता है कि कौन सी स्पीशीज जो है आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, कौन कौन सी हाईली एंडेमिक है, कौन सी एंडेंजर्ड है, ये सारा कुछ ये मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये डेफिनेशन हमने लिख ली है कि एन एंडेंजर्ड स्पीशीज इज एन एनिमल और अ प्लांट दैट इज कंसिडर्ड एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. For this, IUCN, the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, maintains a red book, red data book. ठीक है, ये हमने डेफिनेशन पार्ट में ऐड कर दिया। अब कुछ चीजें जो मैं आपको बोलूंगी कि एज इट इज लर्न करो, ये डेफिनेशन लर्न कर लो, क्योंकि अगर मान लो एंडेंजर्ड स्पीशीज पे टॉपिक ना भी आए, क्लाइमेट चेंज आ जाए, ठीक है, क्लाइमेट चेंज आ जाए, आपने क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन लिख दी, मेन बॉडी में कहीं तो मेंशन करोगे ना इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज लिखोगे, उसमें लिखोगे कि अपना डिक्लाइनिंग एनिमल एंड प्लांट पॉपुलेशन, तो उसमें लिख सकते हो कि स्पीशीज जो है वो एंडेंजर्ड होती हैं, या इनडायरेक्टली मेंशन कर सकते हो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है वो क्या होती हैं। ठीक है, तो रिमेंबर दिस डेफिनेशन। नेक्स्ट आपका आता है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया कैसे, हम लोग क्राइटेरिया इसका देखते हैं। हम लोग इसका क्राइटेरिया निकालते हैं एज पर पॉपुलेशन रिडक्शन रेट, एज पर जियोग्राफिकल रेंज, एज पर पॉपुलेशन साइज, और आगे एक और क्राइटेरिया जो मैं डिस्कस करूंगी। तो अगर पॉपुलेशन की बात करूं, अगर कोई भी प्लांट या एनिमल की स्पीशीज जो है वो 50 से 70% तक डिक्लाइन हो चुकी है ना, तो हम उसको एंडेंजर्ड क्लासिफाई करते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, अगर 50% डिक्लाइन हुई है और हमको कॉज जो है ना, कॉज नॉट नोन है, तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है। ठीक है, अगर 50% डिक्लाइन हुआ है बट हमें कॉज पता है कि यार ये इस वजह से डिक्लाइन हो रहा है, तो उसको एंडेंजर्ड स्पीशीज में नहीं डालेंगे हम। ठीक है, और क्योंकि 50% अगर हमको 50% डिक्लाइन हुआ है और हमें कॉज पता है, तो हम उसको रेक्टिफाई कर देंगे ना, देन एंड देयर रेक्टिफाई कर देंगे हम। बट अगर 50% है और हमें कॉज ही नहीं पता, जब हमें कॉज ही नहीं पता हम रेक्टिफाई क्या करेंगे, इसलिए हम लोग इसको एंडेंजर्ड स्पीशीज में डाल देते हैं। देन आता है 70%। 70% क्या होता है? 70% अगर आपका डिक्लाइन हो गया और आपको कॉज पता भी है ना,
कॉज नोन भी है आपको, तो भी हम उसको एंडेंजर्ड स्पीशीज में डालते हैं, क्योंकि 70% इतना सिग्निफिकेंट रिडक्शन है कि चाहे आप कॉज पता भी लगा लो, आपको वो फिक्स करने में उतना टाइम तो लग जाएगा, जितने मतलब जितना टाइम आपको लगेगा उसको रेक्टिफाई करने में, उतने में पॉपुलेशन और पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये आपका आता है पॉपुलेशन का रिडक्शन क्राइटेरिया। स्पीशीज इज क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड व्हेन इट्स पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड बिटवीन 50 to 70%, classified as endangered when its population has declined at least 70% and the cause of the decline is known, or the population has declined at least 50% and the cause of decline is not known। ठीक है, अब दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल रेंज। जियोग्राफिकल रेंज में क्या होता है कि अगर एंडेंजर्ड स्पीशीज है, an endangered species extent of occurrence is less than 5,000 square kilometer and an endangered species area of occupancy is less than 500 square kilometer। ठीक है, तो मतलब अगर किसी जगह पे वो स्पीशीज 5,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर अकर मतलब 5,000 स्क्वायर किलोमीटर के आगे नहीं अकर कर रही है, ठीक है, दिख भी नहीं रही है आपको, तो वो जो है स्पीशीज आपके एंडेंजर्ड है। और अगर एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी की बात करूं कि सिर्फ वो 500 स्क्वायर किलोमीटर से कम या 500 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जो 500 स्क्वायर किलोमीटर जगह ही ऑक्यूपाई कर रही है, उससे कम जगह ऑक्यूपाई कर रही है, तब भी वो इंडेंजर्ड स्पीशीज है। ठीक है, एंड एज पर पॉपुलेशन साइज, अगर जो स्पीशीज है उसको हम इंडेंजर्ड तब बोलते हैं जब हमें उसके 2500 से कम जो है वो मैच्योर इंडिविजुअल्स जो है वो 2500 से कम दिखते हैं, तब हम उसको बोलते हैं endangered। and when a species population declines by at least 20% within 5 years or in 2 generation it is classified as endangered। की मतलब 5 सालों में वो 20% डिक्लाइन अगर हो चुका है तो हम क्या बोलते हैं, या फिर 2 जनरेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक लायन है, लायन का आगे एक ऑफस्प्रिंग हुआ, ठीक है, और उसके आगे एक ऑफस्प्रिंग हुआ, ठीक है, तो इस टाइम ड्यूरेशन में अगर 20% पॉपुलेशन डिक्लाइन हो चुकी है उस स्पीशीज की, हम उसको एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कितना सिस्टमैटिकली मैंने क्राइटेरिया पहले कवर कर दिया। पहले क्या लिखा मैंने, पहले डेफिनेशन लिखी, फिर मैंने बताया कि यार ये एंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं, और ना क्राइटेरिया ये है एंडेंजर्ड स्पीशीज को क्लासिफाई करने का कि इन स्पीशीज को हम एंडेंजर्ड बोलते हैं। तो एग्जामिनर को क्या समझ में आ गया कि यार इसको ऊपर ऊपर से नहीं पता कि इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या है, इसको वाकई डेप्थ में नॉलेज है कि इंडेंजर्ड स्पीशीज जो है वो क्या होती है। अब इसमें एग्जांपल्स दे दो, जैसे जावन राइनो, सुमाट्रन टाइगर, ब्लैक राइनोज, येलो कोनफ्लावर, स्वीट बे मैग्नोलिया। इसमें जो ब्लैक राइनोज तक है ना, ब्लैक राइनोज तक आपके एनिमल्स हैं, ठीक है, और जो ये 2 हैं ये आपके प्लांट स्पीशीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डिक्लाइन। हमने क्या डिस्कस किया, हमने अभी तक डेफिनेशन डिस्कस कर ली, हमने क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे वो फैक्टर्स जो कि डिक्लाइन, जो पॉपुलेशन का डिक्लाइन है उसमें आप जो है कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या आएगा आपका, सबसे पहला आपका आएगा हंटिंग एंड पोचिंग। ठीक है, दूसरा क्या आएगा आपका क्लाइमेट चेंज, तीसरा आपका आएगा हैबिटेट लॉस, चौथा आपका आएगा क्या, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज, पांचवा आपका आएगा नेचुरल कैलामिटीज, और छठा आपका जैसे ऑयल स्पिल्स हो गए जो मरीन लाइफ में होते हैं, या फिर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स जो होती है मरीन रीजन में, ये सारी चीजें। ठीक है, अब मैं आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब जैसे ये देखो, ये कुछ एग्जाम्पल्स है ना आपके जो मैंने फैक्टर्स डिस्कस किए थे आपके, ये देखो ये आपका आता है हंटिंग एंड पोचिंग। हंटिंग से क्या होगा, जैसे आप रॉयल बंगाल टाइगर ले लो, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर ले लो, तो रॉयल बंगाल टाइगर है, या फिर एशियाटिक एलिफेंट है आपका, एशियाटिक एलिफेंट है आपका। तो जो ये सारे एनिमल्स हैं, ये क्यों एक्सटिंक्ट हुए या क्यों एंडेंजर्ड हुए हैं, क्योंकि इनकी हंटिंग एंड पोचिंग हो रही है बहुत ज्यादा फॉर स्किन और मे बी फॉर टस्क। अब जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट में आपने देखा था वाइल्ड फायर हुआ था, क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये ऑयल स्पिल्स हम देखते हैं, इतना ज्यादा जो है ट्रेडिंग होती है ऑयल की, ठीक है, इतना सब कुछ होता है, उस सब में ऑयल स्पिल्स होते हैं, तो मरीन लाइफ पे कितना इल इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, या फिर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट आप देख लो, जैसे साउथ चाइना सी जो है, साउथ चाइना सी में जो आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया है चाइना ने, या फिर जितनी भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट वहां पे होती है उसका कितना इल इफेक्ट पड़ रहा है कोरल रीफ्स के ऊपर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ है हमारे, कितना उनकी क्या हो रही है, ब्लीचिंग हो रही है उनकी। ठीक है, क्योंकि उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है ओशन का
टू ग्रो। अब यहाँ देखो ये ग्लेशियल मेल्ट्स जो हो रहे हैं ये भी क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज जब हो रहा है, जब भी बर्फ पिघलेगी तो इससे क्या होगा? हैबिटेट लॉस हो जाएगा ना, जो भी एनिमल्स यहाँ रह रहे हैं बर्फ में उनका तो हैबिटेट लॉस हो जाएगा, करेक्ट? तो अब मैं यहाँ पे ना आपको क्लाइमेट चेंज से कैसे फूड चेन पे जो मैंने आपको बताया था ना कैसे इफेक्ट पड़ता है, अब आप देखो ये सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे अंटार्कटिका की, ठीक है, अंटार्कटिका की। अब एक चीज देख लेना, अंटार्कटिका में क्या होते हैं? पेंगुइन्स, और आर्कटिक में क्या होते हैं? पोलर बियर्स। ये दोनों साथ में नहीं रहते, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब अंटार्कटिका में क्या होता है, जब आपका थोड़ा सा स्प्रिंग सीजन आता है, ठीक है, थोड़ा ओशन आपका दिखना शुरू होता है, तो क्या होता है यहाँ पे ऐसे ओशंस के ऊपर ना ये आपको ग्लेशियर्स दिखते हैं, फ्लोटिंग ग्लेशियर्स टाइप, ठीक है। तो जब आपका सन शाइन करता है, ठीक है, तो क्योंकि जो आइस है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो कुछ अमाउंट ऑफ आइस जो है वो सरफेस, आइस की सरफेस तक भी पहुंचती है। उस वजह से क्या होता है यहाँ पे एल्गे ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, एल्गे ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। अब यहाँ पे जब एल्गे ग्रो करना शुरू करते हैं ना, तो ये क्रिल्स आते हैं। ये क्रिल्स क्या है ना, ये कोल्ड वाटर में आते हैं रिप्रोड्यूस करने, स्प्रिंग सीजन होता है, ठीक है, तो रिप्रोड्यूस करने आते हैं कोल्ड वाटर में, ऐसे दिखते हैं, इंसेक्ट्स जैसे होते हैं ये क्या करते हैं? ये इन एल्गे पे फीड करते हैं, ये एल्गे पे फीड करते हैं, और इन पे कौन फीड करता है? पेंगुइन्स। और उन पेंगुइन्स के ऊपर लेटर कौन फीड करता है? हम्पबैक वेल्स, हम्पबैक वेल्स। तो अब आप सोचो, अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशन का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, करेक्ट, ओशन का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो क्या क्रिल्स जो हैं वो इस पानी में आ पाएंगे? नहीं आएंगे। तो क्या पेंगुइन्स किस पे फीड करेंगे? तो पेंगुइन्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी, और जब पेंगुइन्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी तो इसका क्या मतलब? हम्पबैक वेल्स की भी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है, और ये रिसेंट टाइम्स में हुआ भी है, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका, अगर ऊपर से हम देखें फूड चेन की ऊपर से कोई चीज एब्सेंट हो रही है तो नीचे वालों पे इल इफेक्ट पड़ रहा है। अब आप सोचो कि मान लो नीचे वाला हम्पबैक वेल्स को मैं एलिमिनेट कर दूं, कि मान लो क्लाइमेट चेंज की वजह से हम्पबैक वेल्स जो है इतने वार्म वाटर में नहीं सरवाइव कर पा रही है, हंटिंग की वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गई। तो जब हम्पबैक वेल एक्सटिंक्ट हो गई तो क्या पेंगुइन की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी? ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी, राइट। अगर पेंगुइन की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो क्या क्रिल की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी? ऑफ कोर्स, क्योंकि जब पेंगुइन ज्यादा हो जाएंगे तो वो ज्यादा नंबर ऑफ क्रिल्स को फीड करेंगे, तो क्रिल्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी, और फिर उस हिसाब से सब्सिक्वेंटली क्या होगा? एल्गे की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज एक्सेसिव इंक्रीज इन द इन्वेसिव स्पीशीज, ठीक है, इन्वेसिव स्पीशीज। अब ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मान लो कि अगर इस हिसाब से कोई एक स्पीशीज, या मान लो हम्पबैक वेल्स जो है, नीचे से मैं बोलूं हम्पबैक वेल्स जो है वो इन्वेसिव स्पीशीज है ना, प्रेडेटर स्पीशीज है, इसकी पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो जाती है एक जगह पे, तो ये क्या करेगा? ये आपकी पेंगुइन की पॉपुलेशन को क्या करेगा? सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन कर देगा, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम वो हम्पबैक वेल्स जो है उनका थोड़ा सा हैबिटेट चेंज, विल पिक सम ऑफ दोस हम्पबैक वेल्स और उनका हैबिटेट चेंज कर देंगे, ताकि उस इन्वायरमेंट में जो पेंगुइन्स है उनका नंबर जो है वो इंक्रीज हो सके। इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर 50% डिक्रीज पॉपुलेशन हो गई है और हमें कॉज नोन हो कि अच्छा भाई ये पेंगुइन्स इसलिए डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम्पबैक वेल्स इंक्रीज हो गए, तो हम क्या करेंगे? टाइमली एक्शन ले लेंगे, और उससे क्या होगा? नेक्स्ट जनरेशन तक पेंगुइन्स की पॉपुलेशन वापस से नॉर्मल हो जाएगी। बट अगर ये 70% डिक्लाइन तक हमको नहीं समझ में आया तो फिर जो है उसको हम इंडेंजर्ड जो है डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने हैबिटेट लॉस की भी बात कर दी, इसकी भी बात कर दी। नेचुरल कैलामिटीज जो मैंने अमेज़न वाइल्ड फायर्स आपको बताए, ठीक है, जो भी जिसका मेन रीजन इंक्रीज होने का ये भी है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बट एवलांच हो गया, एवलांच होता है उसमें बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं जो रहते हैं माउंटेन्स के ऊपर, माउंटेन गोट होती है, माउंटेन शीप होती है, तो वो भी उस एवलांच में जो है वो किल हो जाते हैं, फ्लड्स आते हैं, ठीक है, लैंडस्लाइड्स होती हैं, तो उसमें भी एनिमल्स की जो है लाइफ लूज हो जाती है। और अब जैसे अब ये वो डिजीज चल रही है, जो काउज में डिजीज चल रही है, लंपी काउ डिजीज, ठीक है, तो इसमें अब देखो कितनी सारी स्पीशीज जो है काउ की, मतलब कितनी सारी काउज जो है वो जो है मर रही हैं। उसके बाद आपका ऑयल स्पिल्स, ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, ठीक है। ऑल दीज फैक्टर्स आर प्रूवन टू बी वेरी डेट्रीमेंटल,
ठीक है, टू द वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। एंड अब देखो ये लाइन सिंपल है पर कितना इम्पैक्टफुल है। एंड व्हाट इज अ फिश विदाउट अ रिवर, व्हाट इज अ बर्ड विदाउट अ ट्री टू नेस्ट इन, एंड व्हाट इज एन endangered species act without any enforcement mechanism to ensure their habitat is protected। ठीक है, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि ये सारे फैक्टर जो है वो डेट्रीमेंटल तो है ही स्पीशीज को। ठीक है, अब उसी तरीके से एक नदी जो है वो मछली के बिना क्या है, और एक पेड़, एक बर्ड क्या है, अगर वो एक नेस्ट ही ना बना सकी तो वो बर्ड भी क्या है। और उसी तरीके से एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट क्या है, अगर उसका कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म ही ना हो। ठीक है, अगर एक स्पीशीज इंडेंजर्ड हो रही है और हम बोल रहे हैं कि यार कुछ करते हैं इसको देखने के लिए, जब तक हम उसको प्रॉपरली इन्फोर्स नहीं करेंगे तब तक उसका कोई सेंस और मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम आ गए इमीडिएटली अपनी मेन बॉडी में। मेन बॉडी में हमने क्या किया, पहले इंटरनेशनल कैंपेन की बात की। इंटरनेशनल कैंपेन अपना बहुत सारी आपको ये पता होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस पता होनी चाहिए, जैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, ठीक है, WWF है, फिर वाइल्ड लाइफ अलायंस है, ओशियाना है, रेन फॉरेस्ट अलायंस है। ये कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए काम कर रही हैं। ठीक है, तो जो वेरियस इंटरनेशनल एंड नेशनल स्टेप्स हैव बीन टेकन टू प्रिजर्व द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज, internationally organizations like UNEP, WWF, World Wide Alliance, Oceana, Rainforest Alliance, etc. have been working to protect the declining species। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की। अब यूएनईपी क्या है, यूएनईपी ना एक जो यूएन की 6 एपेक्स बॉडीज हैं उनके अंदर उनका एक पार्ट है। ठीक है, बेसिकली ये यूएन का पार्ट है। अब जिसने यूएन के बारे में पढ़ा होगा उसको पता होगा यूएन के कुछ डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं उसके। तो मैं क्यों ना इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डालूं, तो एग्जामिनर कितना इंप्रेस हो जाएगा कि यार इसको पता है कि यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं। तो there is a dedicated UN Sustainable Developmental Goal number 14 and 15 for preservation of species on land and underwater। उसके लिए क्या करता है UN? It hosts the Convention on International Trade in Endangered Species of Wildlife, Fauna and Flora known as CITES, which regulates trade in roughly 5,800 species of animals and 35,000 species of plants to prevent overexploitation। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है उनके लिए कन्वेंशन होल्ड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना, जिसका नाम हमने दिया है साइट्स, शॉर्ट फॉर्म इसका साइट्स है। ठीक है, ये क्या करता है, 5,800 लगभग स्पीशीज है जिसका उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ट्रेड जो है ना वो रेगुलेट करता है ताकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन किसी भी स्पीशीज की ना हो। ठीक है, उसके बाद इसका एक कैंपेन है वाइल्ड फॉर लाइफ कैंपेन। ठीक है, ये एक कैंपेन करते हैं वाइल्ड फॉर लाइफ कैंपेन, जिस से यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम क्या करता है, पब्लिक अवेयरनेस रेज करता है। ठीक है, और लोगों को बताता है कि आपकी सोशल, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं इलीगल जो ट्रेड आप करते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉयल बंगाल टाइगर्स है, एनिमल्स का भी इलीगल ट्रेड होता है ना, जैसे सऊदी अरेबिया में जो जितने भी शेख होते हैं, ठीक है, दे यूज लायंस एंड दे यूज टाइगर्स एज अ स्टेटस सिंबल। तो वो टाइगर्स कहाँ कैसे पहुंचते हैं वहां, वो तो रेगिस्तान वाला एरिया ना। ठीक है, इट इज अ डिजर्ट, तो वहां तक कैसे, डेजर्ट तक कैसे पहुंचते हैं टाइगर्स, तो वो क्या होती है, इलीगल ट्रेडिंग होती है आपकी। ठीक है, तो ये इलीगल ट्रेडिंग जो है उसको रोकने के लिए, उस ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए ये वाइल्ड फॉर लाइफ कैंपेन चला रहे हैं, ताकि लोगों को ये अवेयर कर सकें कि आपकी सोशल, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो सकता है इलीगल ट्रेडिंग के ऊपर। एंड आप जो ये फेमस इन्फ्लुएंसर्स मतलब या इस फेमस इन्फ्लुएंसेस यूज करके आप जो कर रहे हो, which can reach 1 billion people through their social channels, and this is the way to strengthen international efforts to develop and demand reduction for illegally sourced wildlife products, जैसे कि आपके लेदर बूट्स, ठीक है, आइवरी टस्क्स जो होते हैं, ये सारी जो चीजें होती हैं इलीगल जिनका ट्रेड होता है उसको बंद करने के लिए ये एफर्ट किया गया। ठीक है, अब WWF जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, इट इज नॉट द WWF दैट यू आर थिंकिंग ऑफ, इट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक हंगरी की ना एजेंसी है, हंगरी बॉयज इन रशियन सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, उसके साथ इन्होंने एक कैंपेन शुरू किया है रेयर पेज का। रेयर पेज क्या होता है ना, जैसे सपोज करो अगर आप अभी कोई साइट खोलते हो और वहां पे डिलेड रिस्पॉन्स होता है, तो वहां पे क्या आता है, एरर 404। ठीक है, वो आता है आपका एरर 404। उन्होंने क्या किया, इन्होंने इस
ऑर्गेनाइजेशन, सोशल नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है कि ये जो रेयर पेज है ये क्या करेगा, ये लोगों को एंडेंजर करेगा अपने एंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में। कैसे करेगा, जैसे अगर आप कोई वेब सर्च करते हो, ठीक है, या फिर आप बहुत घंटे स्पेंड कर रहे हो किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे, तो रैंडमली एंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पॉप होती जाएगी, ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पॉप होती जाएगी। तो इससे क्या होगा, मैसिव ऑडियंस जो है उनको समझ में आएगा कि कितना सीरियस इशू है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और चीज क्या होता है, जैसे जो मैंने आपको बोला एरर 404 आता है पेज के ऊपर, तो उसकी जगह एरर 404 की जगह आपका क्या होगा, आपका वही दे विल एजुकेट यू अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज और क्या रिस्क हो सकता है अगर कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है तो, ठीक है, उसके बारे में ये लोग आपको एजुकेट करेंगे, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग इंटरनेशनल डेज ऑब्जर्व करते हैं, जैसे इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ डे होता है 3 मार्च को, और इंटरनेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे होता है 3rd फ्राइडे ऑफ मई को। इससे हम लोगों को बताते हैं कि कितना टाइमली एक्शन लेना जो है इंपॉर्टेंट है टू सेव द वाइल्ड लाइफ। तो आप देखो कितना फुल ऑफ फैक्ट एंड फिगर, अगर आप ये चीजें लिखते हो वहां पे, आप सोचो हाउ माइंड ब्लोन योर एग्जामिनर विल बी कि यार ये कैसे कैंपेन के नाम पता है इसको यार। तो ये कैसे पता होंगे आपको, जब आप ये एजेंसीज, ये लोगों की वेबसाइट्स विजिट करोगे, ये WWF की, यूनेस्को, यूनिसेफ, UN, UNGA, UNSC, इन सब की जो साइट्स, ऑफिशियल साइट्स है, इनको ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ अपलोड करते रहते हैं, पता है, कुछ ना कुछ कैंपेन, कुछ ना कुछ। UN डेवलपमेंटल गोल्स की साइट पे ही चले जाओ, आपको इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी, डिफरेंट पावर्टी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एजुकेशन, उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ, पावर्टी, इन सब के बारे में इतना कुछ आपको मिल जाएगा कि कितना कुछ हो रहा है वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद नेशनल कैंपेन में हम लोग मेंशन करेंगे, और नेशनल लेवल जो बहुत सारे कैंपेन है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, ये 1973 में शुरू हुआ था, ठीक है, 9 टाइगर रिजर्व 9 डिफरेंट स्टेट्स में शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट एलिफेंट है जो 1991 में शुरू हुआ था, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, एशियाटिक एलिफेंट को, ठीक है। ये बहुत एक हाईली एंडेंजर्ड स्पीशीज है क्योंकि इसकी पोचिंग होती थी टस्क्स की वजह से, ठीक है। देन देयर इज प्रोजेक्ट राइनो जो कि 1987 में शुरू हुआ था, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि असम में है, ठीक है, उसमें शुरू हुआ था, वन हॉर्न राइनोसेरस को एक्सटिंक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। देन उसके अलावा हमारे पास है क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, लेसर कैट प्रोजेक्ट, हिमालयन मस्क डेयर प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ एक्ट्स भी निकाले हैं एनफोर्स करने के लिए, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स है 2010 के, और नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये कुछ और कैंपेन्स है जो हमारी ने ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। अब मैं इसके साथ में आ जाऊंगी कंक्लूजन पे, क्योंकि मैंने इतना डेटा और इतने फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दिए, अब मैं इसको कंक्लूड करूंगी। कंक्लूड मैं कैसे करूंगी, अपार्ट फ्रॉम दिस वी एज ह्यूमन बींग्स, मतलब जो हमने ये कैंपेन शुरू किया, जो गवर्नमेंट ने किया, एजेंसीज ने किया, वो तो चलो है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी एज ह्यूमन बींग्स, हमें इंसानों के तौर पे हमको वी मस्ट स्टेप अप एंड टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हम इस प्लानट को हैबिटेबल बनाएंगे। देखो हमारे कंट्रोल में जो पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई है उसको वापस ब्रीड करवाना हमारे हाथ में नहीं है, बट हम ये तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो एज ह्यूमंस हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कार्बन फुटप्रिंट्स जो है वो डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स जो है हम इनको रोक सकते हैं इन मरीन इन्वायरमेंट, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर टेस्टिंग है, न्यूक्लियर वेपन्स है, इनका यूज जो है हम बिल्कुल फोरबिड कर सकते हैं, ठीक है। एज ह्यूमंस वी कैन डू दिस, ठीक है, to make this planet habitable for every living being and it has been rightly said by David Attenborough। David Attenborough क्या है, ये एक एंकर है, मतलब जो वेरियस डॉक्यूमेंट्रीज आप देखते हो, नेटफ्लिक्स पे एक आती है प्लैनेट, ठीक है, उसके अलावा भी काफी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जिनको ये होस्ट करते हैं, ठीक है, डेविड एटनबरो। So the question is, are we happy to suppose that our grandchild may never be able to see an elephant except in a picture book? And moreover, the fact that there is no species that ever had such a wholesale control over everything on earth, living or dead, as we now have, that lays upon us, whether we like it or not, a responsibility in our hands, uh, that lands us with the responsibility. In our hands now lies not only our own future but that of all the living creatures with whom we share this earth। तो इसका क्रक्स क्या है कि as human beings हम लोग
बहुत कुछ चेंज नहीं कर सकते, बट बहुत छोटी छोटी चीज चेंज करने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। एंड वी शुड स्टेप अप एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग दिस प्लैनेट, इस प्लैनेट को एक हैबिटेबल, एक रहने लायक जगह बनाई जाए हर लिविंग बीइंग के लिए, ठीक है। और डेविड एटनबरो ये कहते हैं कि सवाल ये है कि क्या आप ये सोच के खुश हो कि आपकी जो कमिंग जनरेशन है वो एलिफेंट को शायद से बस एक पिक्चर बुक में देख पाएगी, और असलियत में जैसे आपने डायनासोर को सिर्फ पिक्चर्स में देखा है, डोडो जो बर्ड थी उसको पिक्चर्स में देखा है, क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपकी कमिंग जनरेशन एलिफेंट को बस एक पिक्चर बुक में देखे, ठीक है। और दूसरी बात यह कि हमारी स्पीशीज एक ऐसी स्पीशीज है जिसका कंट्रोल पूरी चीजों के ऊपर इतना ज्यादा है, चाहे वो लिविंग चीजें हो चाहे वो डेड चीजें हो, हमारा इतना ज्यादा कंट्रोल है उनपे कि हमें चाहे वो चीज पसंद आए चाहे ना पसंद आए, बट हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज वी हैव स्पॉइल्ड थिंग्स to such an extent, now we like it or not, it is our responsibility to fix thing, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन चीजों को ठीक करें। और अब हमारे हाथों में अपना खुद का फ्यूचर नहीं है, बट बाकी सारे लिविंग क्रिएचर्स का भी फ्यूचर हमारे हाथ में है, ठीक है। तो इसलिए वी मस्ट बिहेव रिस्पॉन्सिबली। अब जो ये पूरा पैराग्राफ है ये आप क्लाइमेट चेंज, ठीक है, हैबिटेट लॉस, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, कार्बन एमिशन, ये सारी चीजों में ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिख सकते हैं फॉर एवरी टॉपिक विच इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, लिविंग बीइंग्स, हैबिटेट लॉस, इन सब में आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड इन द एंड ये कुछ कोटेशंस है जो कि डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटल टॉपिक से रिलेटेड है, जैसे देयर इज सफिशिएंसी इन द वर्ल्ड फॉर मैन्स नीड बट नॉट फॉर मैन्स ग्रीड। इस दुनिया में लोगों की जरूरत के लिए तो बहुत चीजें सफिशिएंट है, मगर इंसान की जो ग्रीड है ना, लालच के लिए इनफ जो चीजें हैं वो नहीं है इस वर्ल्ड में। दिस वाज सेड बाय महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। नेचर प्रोवाइड्स अ फ्री लंच बट ओनली इफ यू कंट्रोल योर एपेटाइट, ठीक है। नेचर आपको खाने को बहुत कुछ देगी फ्री में अगर आप अपनी भूख जो है उसको कंट्रोल करोगे। दिस वाज सेड बाय विलियम रकरशॉस, ठीक है। वी नेवर नो द वर्थ ऑफ वाटर टिल द वेल इज ड्राई। इसको आप वाटर क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, ओशन ड्राइंग, इन सब के ऊपर यूज कर सकते हो, ठीक है। कि जब तक पानी की वैल्यू तब तक समझ में नहीं आती जब तक कुआं खाली ना हो जाए, ठीक है। नाउ वी वोंट हैव अ सोसाइटी इफ वी डिस्ट्रॉय द एनवायरनमेंट, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन एनी एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक। दिस वाज सेड बाय मार्गरेट मीड। Then next is environment is no one's property to destroy, it is everyone's responsibility to protect. This was said by मोहित अगाड़ी, ठीक है। कि जो environment है वो किसी का भी हक नहीं बनता, या वो किसी की भी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि उसको डिस्ट्रॉय करे अपनी मर्जी से, बट ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको प्रोटेक्ट किया जाए, बिकॉज इट इज सच अ प्रेशियस गिफ्ट दैट इज गिवन टू अस बाय गॉड, ठीक है। We do not have to sacrifice a strong economy for a healthy environment. एक मजबूत देश बनाने के लिए, एक मजबूत इकोनॉमी बनाने के लिए एनवायरनमेंट को हार्म करना जरूरी नहीं है। जितना मर्जी चाइना बड़ा पावरफुल देश बन जाए, बट जिस हिसाब से वो कंटिन्यूसली अपने कार्बन एमिशन से मरीन लाइफ, पूरा कार्बन एमिशन से पूरा वर्ल्ड को हार्म कर रहा है, तो इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, ठीक है। A nation that destroys its soils destroys itself. Forests are the lung of our lands, purifying the air and giving fresh strength to the people. अब deforestation, afforestation, कुछ भी टॉपिक अगर आता है तो उसमें आप ये यूज कर सकते हैं। सेड बाय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है। What is the use of a house if you haven't got a tolerable planet to put it on, ठीक है। घर बनाने का फायदा ही क्या है अगर आपके पास एक प्लैनेट ही नहीं बचेगा उसको रखने के लिए। दिस वाज सेड बाय हेनरी डेविड थोरियो। अब ये जो कोटेशंस है ना, जरूरी नहीं है इनको स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो, पैराग्राफ के बीच में भी कहीं पे भी सूटेबल, जैसे मैंने बीच में एक दो लाइंस फिट की थी वैसे भी इनको एडजस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। एंड ये कुछ एसेज है, मैं चाहती हूँ कि आप इनके ऊपर आज जाके ये वीडियो देखने के बाद एक ऐसे लिखो, ठीक है। ऐसे लिखना है, प्रेजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर द आवर। ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आई हैव माई सेल्फ क्यूरेटेड दीज टॉपिक्स, ठीक है। तो आई वॉन्ट कि आप इनके ऊपर एक ऐसे लिखो, ठीक है। प्रेजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नीड ऑफ द आवर, ह्यूमन बीइंग्स अ थ्रेट, व्हाट कैन ह्यूमंस डू टू अनडू द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइनिंग स्पीशीज ऑन द फूड चेन एंड इकोसिस्टम, ठीक है। इनके ऊपर एक 300 वर्ड्स का पैसेज लिखिए। प्लीज फॉलो ऑल द गाइडलाइंस दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू विद, ठीक है। तो आई एम श्योर आप इसकी मदद से एक अच्छा पैराग्राफ क्यूरेट कर पाएंगे। रिसर्च करो, किसी ने आपको नहीं कहा कि घर पे बैठ के बस इमीडिएटली देखो और
आई नो कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसर्च, मैंने खुद ये ऐसे बहुत रिसर्च के बाद फ्रेम किया है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर होम, ये जो आपका टाइम है ना रिसर्च करने का, यही तो प्रिपरेशन है। अगर आप आज ये टॉपिक्स 4 प्रिपेयर कर लो, एक तो मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की वो हो गई, फिर जो आप खुद की रिसर्च से डेटा कलेक्ट करोगे उसको वो रिवाइज करोगे, तो आपके पास और 4 टॉपिक्स के रिलेटेड डेटा हो गया। अब इस डेटा से आप सोचो कि कितने और टॉपिक्स कर सकते हो। आप खुद इमेजिन करो कि आप इतने सब डेटा से कितने और एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक्स को अच्छे से लिख सकते हो। लिखना कितना है, 300 वर्ड्स। आपके पास इतना डेटा हो जाएगा, आई एम टेलिंग यू, इफ यू स्टडी प्रॉपर्ली आपके पास इतना डेटा हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे कि मैं इतना डेटा 300 वर्ड्स में कंसाइज कैसे करूं, ठीक है। इट विल नेवर बी अ प्रॉब्लम फॉर यू कि 300 वर्ड्स का ऐसे कैसे लिखा जाए, ठीक है। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, इनको रेफर कीजिए, इससे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेटा मिलेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेटा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्ट्स, फिगर्स, सब कुछ मिलेगा आपको, पता चलेगा वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है। यू विल गेट अ पीडीएफ ऑफ दिस, ये पूरे पीपीटी की आपको पीडीएफ मिलेगी, तब आप ये जो वेबसाइट्स हैं इनको आप सर्व कर सकते हो, ठीक है। या फिर हम आपको ये वेबसाइट्स जो है इंडिविजुअली भी ग्रुप पे प्रोवाइड कर देंगे, विल सी व्हाटएवर सूट्स, ठीक है। So if you like this video, please like, share and subscribe, and you can also follow us on the social media channels of Instagram and Telegram, ठीक है। We'll come back with more videos of CAPF, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद and keep practicing.